बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मदनी साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद में इजाफा हुकूमत ऐसा क्यों चाहती है? 6 जजेस का जो इजाफा है उसको करने के पीछे असल मकासद क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पैदावारी सलाहियत की सालाना जांच के बगैर अरबों रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स वजारत तवानाई के नुकसानात 45 खरब से तजावुज कर चुके हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में जो होश रुबा इंकशाफात आए हैं उसकी भी डिटेल आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। बात करने के लिए सीनियर साफी जो बलूचिस्तान से शहजादा जुल्फिकार साहब हमारे साथ होंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब इन्हीं से अपडेट जी। शहजादा जुल्फिकार जो है, मैंने और इन्होंने 36-37 साल पहले से मैं बलूचिस्तान जा रहा हूं और इनसे हमेशा बहुत ज़्यादा मैं सीखता रहा हूं और मशावरत में रखता हूं बलूचिस्तान पे। ये उन चंद लोगों में से जिनसे मैं ख़ास तौर पे बात करता हूं क्योंकि बड़ी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखते हैं और बड़ी दिलेरी से बात करते हैं। तो जुल्फिकार हमें एक तो फ़िलहाल आज की वो जो कहते हैं द डे आफ्टर कि आज जो है कल इतना बड़ा सानिया हो गया। और मैं बार बार जो जिक्र करता हूं कि लोगों को क्योंकि बलूचिस्तान की जोग्राफी का नहीं पता, इसका फैलाव जो था कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई बलूचिस्तान का इलाका नहीं था जिसपे हर किस्म के धमाके भी हुए, कत्ल गारत भी की गई, बसों में से भी निकाल के मारा गया, हमले भी हुए, खुदकुश भी हुआ। तो ये इसका आज क्या ओवरऑल पहले तो मुझे बताएं कि आज क्या रवैया था, क्या आज की हवाले से कहेंगे? बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने तो वैसे कह दिया कि जी हम सीखते रहे हैं। आप ख़ुद भी बड़े अरसे से आते रहे हैं और आपने तबाकुन स्टोरियाँ भी लिखी हैं। देखिए बात है, बलूचिस्तान को आप जानते हैं, आप ख़ुद बज़ात ख़ुद जानते हैं अच्छी तरीके से। आज दिन टेंस भी था, काम भी था, मुख्तलिफ़ इलाकों में टेंस और सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा जो मेजर्स उठाए गए थे हाईवेज़ पर और मुख्तलिफ़ ऐसी जगह पे जहाँ पर वो समझते थे कि यहाँ FC ज़्यादा डिप्लॉय हो, FC गाड़ियों को ले के आगे जाए और उन एरिया से उनको निकालें और कहीं पर उनको जो है ना वो सेफ़ पहुँचाए। ये ज़रूर था। और अभी मुझे इत्ला मिली कि मस्तूंग के करीब कहीं पर जो है उन्होंने रोक दिया कि रात को ट्रैवल ना करें और उसको आगे लेकर चलें। और दूसरी जगह बोलान ख़ास कर आज बोलान को उन्होंने खोल दिया इसलिए कि जो रेलवे का ब्रिज गिराया गया था वो बिल्कुल बंद हो गया था। तो आज उन्होंने क्रेनों से उसका मलबा हटाया और उसकी वजह से जो है व्हीकलर ट्रैफिक जो है उसको खोल दिया। तो इसके अलावा आपने देखा कि आज मोहसिन नकवी आप ये कह रहे हैं कि जो शाहराहें थी, जो नेशनल हाईवेज थी वो खोल दी गई हैं, मगर वहाँ पे एहतियात जिस तरह मस्तूंग के अंदर एहतियात के तौर पे नाइट ट्रैफिक ज़रा उसको अंडर वॉच रखा हुआ है। ऐसे ही है। और मेरी अपनी फीलिंग है कि अभी वो देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं और मेरे ख्याल में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च ज़रूर करेंगे। और छोटे छोटे ऑपरेशन तो अभी भी जो ज़िली इंतज़ामिया वो हमें बताते हैं कि जिन जगह पर ये चीज़ें हुई हैं उन एरियाज़ में उन्होंने IBOs इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन लॉन्च की हुई हैं ताकि सर्च ऑपरेशन हो और उन लोगों को पकड़ा जा सके। सुबह मेरी बात हुई ज़िली इंतज़ामिया और शाहिद रिंद जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा अभी तक अरेस्ट की और इनकाउंटर की कोई इत्तला नहीं हुई। फिलहाल अब तक ये चीज़ें जारी हैं। हमें कोई ऐसी खबर नहीं आई थी, शनीद नहीं आई थी कि इस दफ़ा एफर्ट किया गया है कि ज़रा एहतियात बरती जाए। कुछ आपकी नज़र में था ऐसा? देखिए ये बात आप ठीक कहते हैं कि इस तरह के दिन जहाँ सेंसिटिव डेज़ हों, मुहर्रम हो, आशूरा, चेलम, ईद मिलादुन नबी, कल तक ईद मिलाद नबी के कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं उठाते थे। लेकिन जब पिछले साल जो एक अफसोसनाक वाक़या मस्तूंग में हुआ, अब सब अलर्ट हैं। अब वो कोशिश करते हैं कि बिल्कुल उनको इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें फुल प्रूफ। 14 अगस्त हो, अगस्त का महीना 14 अगस्त
वो उस पर सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और 26 अगस्त हो नवाब अकबर बुगटी के दिन, तो उनका जो उनकी बरसी होती है, तो किसी को नहीं पता था कि ये दिन वो चूज़ करेंगे और इस दिन वो कुछ ना कुछ करेंगे और इतने बड़े पैमाने पे करेंगे। आप देखें कि गब्द ईरानी बॉर्डर है, उसके करीब उन्होंने एक पुलिस स्टेशन जो है वहाँ जाके लोगों को सरेंडर करवाया, पुलिस वालों से असला ले गए। मस्तुंग में उन्होंने किया, कलात में किया, बोलान में किया। और ये जो एरिया है जो इसका लोरलाई से आगे किंगरी जो मूसा खेल का एरिया है, किसी के जहन में वह में गुमान में नहीं है कि वो नेशनल हाईवे पर आकर 3-4 घंटे इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे। और बलोच एरिया तो करीब है, एक डिस्ट्रिक्ट है बलोच जो बारखान का, लेकिन उन एरिया में वो ऑपरेट नहीं करते हैं। वो करते हैं कोलू में, डेरा बुगटी में करते हैं, चमालंग में करते हैं, जो उससे मुत्तसिल है। लेकिन यह है कि इतने बड़े पैमाने पर करना उन्होंने चूज़ किया। शायद ये खुद भी एडमिनिस्ट्रेशन मानती है कि हमने शायद इसको बहुत इजी लिया। उसमें मैं जो कल भी मैं ये कर रहा था कि क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि लोगों को बलूचिस्तान के जोग्राफी का बड़े कम पाकिस्तान में अंदाज़ा होता है कि जो वर्स्ट तरीन जो 1970s की बगावत थी उसके अंदर भी वो ज़्यादा मरी एरियाज़ में, उनकी कोलू में और उनकी जहाँ जहाँ पॉकेट्स हैं वो ज़्यादा उसी एरिया में रही। और वो हमारे वफाकी सेक्रेटरी रहे हैं अनवर महमूद साहब, हमारे बलूचिस्तान टाइम्स के एडिटर भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं 92 चैनल के। तो वो मुझे बता रहे थे कि वो उस वक्त हफीज़ पीरजादा के साथ थे और भुट्टो साहब ने ख़ास तौर पे भेजा। क्योंकि जी हम 8 दिन फिरते रहे और उनसे वो क्योंकि पहाड़ों पे थे मगर शहरों में ज़िंदगी और शाहराहों पे ज़िंदगी इतनी मुतासर नहीं हुई थी। तो मेरे ख्याल में तो ये उससे बड़ा वाक़या है कि इससे जिस तरीके से बलूचिस्तान को एक दिन के अंदर पूरे को दहला के रख दिया है, तो ये कह देना कि जी ये SHO के एक मसला है, इतना लाइट नहीं समझना चाहिए। ऐसे ही है मेरे ख्याल में कि देखें 23 मार्च हो, 14 अगस्त हो, 26 अगस्त हो और कोई ऐसे दिन, लेकिन देखें जिन्होंने करना है वो तो चूज़ नहीं, वो तो कोई भी दिन भी चूज़ करेंगे। और क्या इससे पहले जो वाक़यात होते रहे हैं वो 14 अगस्त को और 26 अगस्त को तो नहीं होते रहे हैं। और आपने देखा कि नोशकी के जो फोर्ट था, उसका किला था FC का, उसमें जो है मिलिटेंट्स घुस गए, आर्म्ड लोग घुस गए। इसी तरह पंजगूर में जो है वो घुस गए। तो ये उनकी वो तो देखते हैं कि कहाँ रेकी करते हैं और किस जगह हमने कोई कार्रवाई करनी है। गवर्नमेंट का काम इंटेलिजेंस का कि वो पॉपुलेशन में उन लोगों को ले जो वो उनको इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट दे सकें, वो उनके नकल हरकत पर जो है नज़र रख सकें और उनको बता सकें और वो पकड़े भी जाते हैं। मैं बिल्कुल ये एक प्रिसाइजली पॉइंट था कि आज भी जो ये बहस की गई, रकबा 44% है पाकिस्तान का बलूचिस्तान, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि पूरे जो है इतने बड़े रकबे 1000 मरबा मील के ऊपर जो है अब हर जगह पे चौकी और चेकिंग करें, उससे भी प्रॉब्लम्स अपनी होती हैं। तो प्रिसाइजली उसके लिए ज़रूरी होता है ऐसे मौक़ों पर कि आप आवाम को साथ रखें, इत्तेदाल पसंद लीडरशिप को साथ रखें, कि बातचीत का मामला भी पैदल चले। मगर यहाँ जो फोकस नज़र आ रहा है, अच्छी बात है, वो भी होना चाहिए कि ऑपरेशन होना चाहिए और इनको घुस के मारना चाहिए और ढूंढना भी चाहिए। मगर इसका मुझे फोकस मजीद जो है, पहले भी ऑपरेशनल साइड पे था, अभी भी था, पॉलिटिकल साइड ऑफ इट मिसिंग नजर आ रही है। आमिर मतीन साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी जी, आ रही है। देखिए, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। काइनेटिक ऑपरेशन आप करते रहें अपनी, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपने और मेजर्स भी लेने हैं। आप लिखते रहें इस चीज़ पर, और इसीलिए शायद मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के हालात को आप जानते हैं, तो आपने ये बात ज़रूर की है कि आपने उसके साथ भी कोई मेजर्स लेने हैं। आपने जो असम्बली में लोग बैठे हुए हैं, जो MPs बैठे हुए हैं, एक लॉट है जो कभी भी पार्टियाँ बदलते रहते हैं, क्या वो आवाम में जा सकते हैं, आवाम को अपने पीछे लगा सकते हैं, आवाम को लीड कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर और फिर दूसरा यह है कि नौकरियां ना बिकें,
रोड सही मानों में उसकी क्वालिटी हो, क्वालिटी ऑफ वर्क हो, बिल्डिंग्स स्कूल आबाद रहें, टीचर गायब ना हो और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मौजूद हो, तो लोगों की थोड़ी सी वो होती है, लोग लाताल्लुक नहीं होते हैं। अभी तो ये है कि जब तक अवाम जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अवाम को आपने लेना है, अवाम आपके साथ होने चाहिए। अगर मिलिटेंट्स, दहशतगर्द जो कार्रवाइयाँ करते हैं वो अगर अवाम में घुस के गायब हो जाते हैं, लोग ताउन करने के लिए तैयार नहीं है, उसकी वजूहत ढूंढनी चाहिए कि क्यों लाताल्लुक है लोग। अगर गवर्नमेंट, अगर एक चीफ मिनिस्टर लाने वाले जो उसको लेके आए हैं वो चीफ मिनिस्टर 3 दिन तक सोता रहा हो, सूबे की इस हालत होता हो, तो आज ये हालत नहीं होती और आज इतने मामला ख़राब ना होते। तो आपने कौम परस्तों को भी एक तरफ लगा दिया। अगर अब एक्ट करना किसका काम है? आज जो हालात हुए हैं, होना ये चाहिए कि तमाम MPs अपने अपने इलाकों में जाएं, अपने इलाकों में लोगों से मिले, लोगों अपना नैरेटिव, उस नैरेटिव को मजबूत करें। इसमें आप जिस तरह हमने कहा कि दरमियान में हालात कुछ साल पहले बेहतर हो गए थे, तो इत्तेदाल पसंद कुव्वतें जो हैं, सियासी कुव्वतें जो कि पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर रह के काम करना चाहती हैं, जैसा कि डॉक्टर मालिक, जैसा कि अख्तर मेंगल जो हैं, तो वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, कोई कोशिश भी नहीं कर रहा कि उन तक करे। तो क्या वो नाराज़ हैं, बदज़न हो गए हैं कि उम्मीद छोड़ के साइड पे हो गए हैं? नौजवानों की बात कर रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी? डॉक्टर मालिक, डॉक्टर अख्तर मेंगल साहब, इस तरह की जो इत्तेदाल पसंद सियासतदान हैं, वो किधर हैं? देखें, वो इसलिए वो किधर हैं, आप जानते हैं कि डॉक्टर मालिक को एक ऐसे शख्स से हराया गया है जो वहाँ का बाशिंदा नहीं है। वो बाशिंदा कहते हैं ही इज़ अफगानी, लेकिन वो ही बिकेम नाउ पाकिस्तानी, और उसका ताल्लुक है चागी से। अगर डॉक्टर मालिक अपने इलाके में उससे हारता है तो फिर जाहिर है वो ला ताल्लुक रहेगा ना डॉक्टर मालिक। अगर अख्तर मेंगल को आप 2 जगह से हरवाते हैं और उनके लोगों को हरवाते हैं तो ला ताल्लुक रहेगा। आज डॉक्टर मालिक और अख्तर मेंगल बैठ के यही कहते हैं कि भाई हम आपको पसंद नहीं है, आप कर लें जो कुछ। तो ये मुश्किल है इलेक्शन को इतना कम से कम आप जो है फेयर तो बना देना कि जो जेन्युइन लोग हैं उनको आप आउट ना करें। उनको वाइप आउट करेंगे तो आपके लिए मसाइल बनेंगे। ये पिछले 10 साल से आप देखें कि अगर लीडरशिप की एक कमी रही है, मैं तो ये कहता हूँ कि जो मकरान के लोग हैं, वो MPA जो मिनिस्टर हैं, 1.5 से 2 अरब रुपए वो साल के उनको मिलते हैं PSDP में, वो जाके बैठे ना, अपने बैठकों को आबाद करें, जलसे जुलूस करें अपने इलाकों में। वो उनके पास एक ही बहाना है, हालात ख़राब हैं, हमारे सिक्योरिटी का मसला है, तो जाहिर है वो कोयटा में बैठेंगे, इस्लामाबाद में, कराची में बैठेंगे। जुल्फ़िकार, एक तो शॉर्ट टर्म तरीका होता है ना कि जी ऑपरेशनल, कि जी बिल्कुल हम अस्करी तरीके से इसको डील करेंगे। एक आप और हम सियासत के स्टूडेंट हैं, तो ये एक सियासी तरीका भी होता है। तो ये कहा जा सकता है कि ये इस नहज तक हालात शायद इसलिए भी पहुंचे कि पिछले, जिस तरह आपने 10 साल का कहा कि 10 साल में वहाँ पे मेन स्ट्रीम पार्टी भी चली गई, सियासी कुव्वतें भी वहाँ पे वो हो गई, आपको जिस तरीके से वहाँ पे इस्टेब्लिश करके, तो एक जो ये बनी बनाई जो है ये सारी गवर्नमेंट लोगों को जितवाया गया, हरवाया गया, ये उसका शाखसाना है। देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए, लोगों को आज का नौजवान है वो क्यों कह रहा है कि ये असम्बली हमारे काम की नहीं है, ये हमारे मसाइल का हल नहीं है, ये सलूशन नहीं है हमारे मसाइल का, क्यों ये समझ रहा है? वो क्यों ऐसा करता है? वो क्यों ऐसा करता है कि MPA को समझता है कि ये हमारा नुमाइंदा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है और आज जो हालात बने हैं वो यही हैं। अगर आप MPA को लोग उसके पीछे 2000-3000 बंदे तो चले ना, तो फिर तो कोई बात हो सकती है। जब पिछले वाक़यात हुए हैं, आपका पंजगूर का वाक़या हुआ जो मैंने बताया, उसका इसका नोशकी का वाक़या हुआ, तो उसमें क्या करना चाहिए इलेक्टेड लोगों का? देखें, काइनेटिक ऑपरेशन फौज अपने तौर पर जो कर रही है वो करे अपनी जगह। पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है, यहाँ के लोग हैं, कल तक हम कहते थे पंजाब का अफसर आता है वो कुछ नहीं करता है, कल हम कहते थे कि पंजाब हमें कुछ नहीं देता। आज अफसर भी यहीं का है, 95% अफसर भी यहीं का है, कमिश्नर भी, डिप्टी कमिश्नर भी। क्या वजह है वो एक्ट नहीं कर सकता? लेवीज फोर्स को आपने ट्रेन भी कर दिया, पुलिस को फौज ट्रेन भी कर रही है, क्या वजह है वो एक्ट नहीं करते हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है।
तो आपने इन चीज़ों को एड्रेस करना है, नौजवानों को कहना है कि नहीं, ये असम्बली, ये डेमोक्रेसी आपके लिए, आपके स्टेक है। जब वो कहता है मेरा स्टेक ही नहीं है, नौकरियां बिक रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, अपने लोगों में बांट दी जाती हैं, फंड का जो इस्तेमाल, बेदरेग इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल होता है, करप्शन की नज़र हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। नौजवान आपसे पूछता है, मुझसे पूछता है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। जवाब तो देना है उन्होंने जो ये फंड इस्तेमाल करते हैं। जुल्फ़िकार, ये कुछ दिन पहले, हफ्ता डेढ़ पहले यहाँ एक एफर्ट की गई थी, खबर चली थी कि डॉक्टर मालिक ने खुद अप्रोच किया है कि जनाब इनसे कोई बातचीत के लिए अगर हमारा कोई ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं, मगर उसका क्या हुआ, उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला और उसके बाद वो फिर साइड पे हो गए। नहीं, मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी का क्रेडिट ज़रूर है। अशरफ हुसैन साहब जो डॉक्टर मालिक के नुमाइंदे हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो उनके वालिद एमपीए रहे हैं, उन्होंने रोल प्ले किया, बीएनपी के लोगों ने रोल प्ले किया, दीगर जमातों ने जो है वो रोल प्ले किया अपने तौर पर। लेकिन जब बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें जब कॉम्प्लिकेटेड होनी शुरू हो गई तो अशरफ हुसैन साहब ने डॉक्टर मालिक से कहा कि रिक्वेस्ट की कि आप अपना क्या रोल प्ले करें या आप वज़ीर आज़म से रब्ता करें। डॉक्टर मालिक साहब ने वज़ीर आज़म से रब्ता भी किया, उनको कहा भी कि इन चीज़ों को आप देखें इस तरह से। तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ी हैं। जी, आप कह रहे हैं आगे बढ़ी हैं, मगर मैं अभी भी वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ इस्लामाबाद में आज बस एक तकरीर फरमा दी ऐसे बड़े साने के ऊपर, तो वहाँ मेरा ख्याल है उनका जाना बनता था। और यहाँ आज नेशनल असेंबली में कल भी कोई डिबेट नहीं हुई, आज भी वो कुरम नहीं था, इक्का दुक्का सेनेट में ज़रूर तकरीरें हुई, मगर यहाँ पे बैठे तो नहीं नज़र मुझे आ रहा कि यहाँ पे इनको सियासी क़ुव्वतें जो यहाँ बैठी हैं, इनको अदराक है इसकी संजीदगी का और इसके हालात के नौयत का। आपको भी वहाँ यही महसूस होता है? देखें, वज़ीर आज़म का तो अभी बयान आया था कि मैं बहुत जल्द दौरा करूँगा बलूचिस्तान का, जो भी वो कर लें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो आएँ, इस्लामाबाद में बुलाएं, वो स्टेक होल्डर्स को बुलाएं। जमीयत उलमा इस्लाम रूट्स रखती है उन एरियाज़ में, बीएनपी अवामी है, पीएनपी मैंगल है, नेशनल पार्टी है, उनसे बैठ के मुशावरत करें, उनसे बैठ के बात करें, वो कोई मशवरा दें, कोई एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हो, उसमें कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल यही आप करेंगे कि उनसे हमने बात नहीं करनी है, हम उनसे सिर्फ मिलेंगे, एक फ़ोटो सेशन होगा, उसके बाद सब कुछ भूल जाएंगे, तल्ख बातें उनकी हो सकती हैं, उस तल्ख बातें होंगी, लेकिन शायद वो उन चीज़ों को, इस पूरे सिस्टम को देख रहे हैं, उस पर बिलीव करते हैं उस सिस्टम पे। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार, बड़ी आपसे अच्छी गुफ्तगू रहती है। थैंक यू सो मच शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद थे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके जजेस की तादाद के हवाले से। आमिर साहब, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी जाएगी, मैं इसको पैंतरा कहूँ हुकूमत का, वक्त की ज़रूरत कहूँ, गुगली कहूँ, इसको क्या कहा जाए? मैं आपकी इजाज़त से ये, क्योंकि जो कौमी असम्बली का जो एजेंडा आया था बिल्स का, अभी तो वो जुमे तक के लिए कर दी गई है। वो वैसे एक बड़ी तकलीफ की बात है कि बलूचिस्तान का इस वक्त सानिया चल रहा है, तो इतनी लंबी एडजमेंट कर देना, तो उसके अंदर ये एक तो ये बिल है जो आप फरमा रही हैं कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए 17 से 18 से, ये 18 से 24 चल रही है मेरा ख्याल, 17 से 23 का वो दरमियान में वो भी तो जजेस आ गए ना, जो है एडॉक जजेस भी 2 ऐड कर दिए गए। एनीवे, नंबर्स पे हो सकता है आप सही कह रही हूँ, मगर साथ में जो असल यहाँ पे सबसे बड़ा सियासी और कानूनी सवाल है वो है कि नूर आलम साहब ने ये 5 के करीब बिल दिए हुए थे आईनी तरमीम की, कि जिसके अंदर वो उनकी बढ़ाना चाह रहे थे एज लिमिट, जिसके मतलब ये बहस चल रही है कि फ़ायज़ ईसा साहब की जो सारी वो है कि जी कोशिश की जा रही है कि कभी गवर्नमेंट इनकार कर देती है, कभी हाँ कभी ना, कि जी वो इंटरेस्टेड नहीं है, मगर ये एक सबूत है कि नूर आलम साहब ने ये पेश किया हुआ है। आप सादा अल्फाज में एक्सटेंशन कह देना, आप एक्सटेंशन उम्र बढ़ा देंगे, आईनी तरमीम कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो 65 साल की उम्र में जो रिटायरमेंट है वो लेट्स से कि वो और 2-3 सालों पर चल जाएगी, वो जितनी भी करनी होगी। मगर उसके अंदर एक
जो JUI का एक क्वेश्चन आता है कि JUI जो है इस वक्त अपोजिशन में खड़ी है और टिका के अपोजिशन कर रही है, मगर उनके बगैर नंबर्स गेम पूरी नहीं होती। आईनी तरमीम के लिए सेनेट के अंदर भी 2/3 अलहदा चाहिए, जॉइंट सेशन में नहीं हो सकती। अच्छा। और कौमी असम्बली के अंदर भी 2/3 अक्सरियत चाहिए, 224 के करीब गालबन यहाँ लोग हैं, और वहाँ भी आप देख लें कि 50 के करीब जो है ना वहाँ पे 50 तो नहीं 66 चाहिए, तो वो उनको चाहिए। तो वो मौलाना फजल रहमान से असद ज़रदारी साहब मिले थे, ये नहीं पता था कि उनका क्या है। उसके बाद उन्होंने वैसे तो इनकार किया है, मगर नूर आलम साहब JUI के हैं और वही ये पेश और कर रहे हैं। JUI अब ये नहीं है, उन्होंने गोलमोल आज खबरें चल रही थी कि शायद इस बात का इम्कान हो सकता है कि वो वापस ले लें, मगर पहले की क्यों गई थी? याद रहे कि आईनी तरमीम की अगर अंदर 2-3 आपकी मेंबरशिप जा सकती है कि अगर आप बजट के अंदर या आईनी तरमीम के अंदर अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाएं, तो क्या ये छेड़खानी की गई थी या मौलाना की मर्जी से की गई थी, और या मर्जी से वापस ली जाएगी, ली जाती है नहीं ली जाती है, शोशा है क्या है? ठीक है, आपकी इजाजत हो तो ये आपने कानूनी पहलू तो छेड़ दिया है। इस वक्त माहिर कानून अबूजर सलमान नियाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया नियाजी साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। इन्हीं से कानूनी जी अबूजर, ये जो पहले नूर आलम वाली उस पर जो तरामीम आई थी, अभी हो सकता है कि वो वापस ले लें, मगर ये कभी हाँ करते थे ना करते थे, अभी तो ये किस्म का जब आ जाता है एजेंडे पे, इसका मतलब कुछ ना कुछ सच्चाई तो थी। देखिए, बिल्कुल नूर आलम साहब ने जो बिल प्रपोज किया है, इसमें बिल्कुल एक तो पहले हम आईनी और कानूनी बहस तो बाद में कर लेते हैं, लेकिन जहाँ तक JUIF का ताल्लुक है, उनसे जो मुलाकातें हो रही है हमारी लीडरशिप की, वो तो हो रही हैं और पॉजिटिव वे में अभी तक तो डेवलपमेंट हुई है जो भी हुई है। और अगर ये नूर आलम साहब को देखें तो मेरे ख्याल से अगर आप इनकी जिस तरह ये इलेक्शन जीते हैं, आपको भी पता होगा उनकी जो इलेक्टोरल विक्ट्री है वो तो खैर शाखसाना है, उनको तोहफे में दी गई है सीट के 1 लाख की लीड से हारे हुए, और उनको फॉर्म 47 पे जिताया गया है। तो जाहिर बात है जब आपको इस तरह जिताया जाता है तो फिर आप जो लोग आपको जिताते हैं उनको फिर आप सर्व तो करते हैं, जो लोग आपको इंस्टॉल करते हैं लाके। तो मेरे ख्याल से वो शायद कुछ इंटरेस्ट को सर्व करना चाह रहे थे, लेकिन लेट्स सी, मेरे ख्याल से अगर पार्टी की तरफ से उनकी डायरेक्शन आ जाती है कि इस पे वोट नहीं करना आपने, तो फिर अगर वो करेंगे तो फिर वो 63A का कानून उन पे लगेगा और वो अपनी सीट भी लूज कर जाएंगे और उनका वोट भी काउंट नहीं होगा। ये फर्दर डिपेंड करता है हाउ द JUIF इस पे वो रिएक्ट कैसे करती है और डायरेक्शन उनको क्या देती है अपने मेंबर्स को वोट करने पे। और हमें वी आर होपफुल के वो डायरेक्शन यही देंगे, ऐसी किसी तरमीम का हमारे साथ उनका एक वर्किंग रिलेशनशिप चल रहा है, तो वी आर होपफुल के वो डायरेक्शन यही होगी जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की होगी। बहरहाल ये मौलाना का ये चमगोइयाँ तो चल रही हैं, वो क्लैरिफाई कर सकते हैं बड़ी क्लियरली कि नहीं वो किसी को उनका वोट कर रहे, तो वो खुल के ना भी नहीं करते और हाँ भी नहीं करते। पता नहीं PTI से बेहतर डील मांग रहे हैं या दूसरी तरफ से डील मांग रहे हैं, अभी इसका तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर क्विकली मैं चाहूँगा कि दूसरा जो था कि एक और बिल जो सरवत ने मुझसे इब्तदाइये में पूछा था, वो जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से, वो तो शायद आम कानून साजी के ज़रिए ही हो जाना है और उसके लिए उनके पास नंबर्स मौजूद है। उसकी लीगैलिटी एंड मोरालिटी पे क्या कहेंगे? देखिए आमिर साहब, आपके सवाल में जवाब है। पहली बात तो ये कर दूं, देखिए सादा कानून से तो उस नंबर ऑफ जजेस गवर्न होते हैं, ये बिल्कुल बात ठीक है, एक्ट है जिसमें ये सारा बुनियाद बताई गई है। लेकिन इसमें एक चीज मैं देख लूं, देखिए यहाँ पे जब किसी ट्रिब्यूनल का मेंबर भी अपॉइंट होता है तो वो विद कंसल्टेशन ऑफ जस्टिस होता है। अगर ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट की रजा नहीं होगी या सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट नहीं किया जाएगा, तो मेरे ख्याल से वो बड़े उसके वैलिड ग्राउंड्स हैं जिसकी बिना पे उसको सेट असाइड किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जो आपकी बुनियादी खतुखाल है आइन का, उसका एक अहम हिस्सा है, जुज़ है उसका। तो अगर उसकी बेसिस पे ये कानून चैलेंज हो तो कल को ये बड़े आराम से स्ट्राइक डाउन हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो शिकायत नहीं कही कि जी हमारे यहाँ जजेस कम है, हमारा बैकलॉग बढ़ा है। अगर जजेस बढ़ाने थे, हुकूमत को इतना सीरियस है ये लोग कि हम जस्टिस सिस्टम हमने इम्प्रूव करना है, तो फिर जो मुल्क में 20 लाख से ज्यादा मुकदमात हैं जो निचली अदालतों में है, वहाँ के जजेस बढ़ाएं, वहाँ का बजट बढ़ाएं,
हाई कोर्ट्स को ज्यादा बजट दें ताकि हाई कोर्ट के जजेस भी बढ़ें, नीचे सिविल कोर्ट के जजेस भी बढ़ें। तो ये तो एक मकसद लगता है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है, अल्टीरियर मोटिव्स हैं हुकूमत के कि इन्होंने कोर्ट पैगिंग करनी है। नहीं, अगर तो ये नॉर्मल हालात के अंदर ये हो रहा होता, और जिस तरह आपने कहा कि फिर सूबे हाई कोर्ट के अंदर भी बढ़ाएं, तो एक और बात थी। मगर यहाँ पे एक तनाजुर है कि जुडिशरी के अंदर भी एक तकसीम नज़र आ रही है, फिर एक माजराई का पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया का माहौल भी बनाया जा रहा है। तो ये इसकी टाइमिंग भी है कि ये फिर अगर बिल पास करवा लिया गया तो क्या जस्टिस फायज ईसा की निगरानी में वो होगी, वो अपॉइंटमेंट्स होंगी, उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सीज होंगी, और अगर हो जाएंगी तो उसका जजेस के बेंचेस की हैयत पे, इंपॉर्टेंट केसेस पे क्या असरात पड़ेंगे? लंबा हो गया सवाल, मगर आता कर लेंगे। इस वक्त तो आमिर साहब ये लग रहा है कि हुकूमत वक्त जो है और काजी फायज ईसा साहब जो है वो इस वक्त मिनॉरिटी में है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इस वक्त वो जजेस ये मैं बरमला खुल के कहूंगा जो आइन, कानून, बुनियादी हुकूक, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं, उनकी तादाद ज्यादा है। ये रिजर्व सीट के केस में हमने देख लिया। तो इस वजह से हुकूमत को भी लगता है कि हम लोग इस वक्त मिनॉरिटी में है, शायद इस वजह से हुकूमत जो है बिल्कुल ये साफ बदनीति इसमें नजर आ रही है हुकूमत की कि वो ये लोग जजेस बढ़ाना चाहते हैं कि हम किसी तरह मेजॉरिटी में चले जाएं और वो जजेस जो आइन कानून के साथ खड़े हैं उनको हम मिनॉरिटी में ले जाएं। ये उसी का ही शाखसाना है। और इसके अलावा भी जो आपने देखी थी आईनी तरामीम आई है, जो बिल्स मैंने देखे हैं, ये तो मेरे ख्याल से मुल्क के आइन का ही पोस्टमार्टम करना चाहते हैं, जिस तरह या इंजन खोल देते हैं, आइन को खोलना चाहते हैं। क्योंकि पहली क्वालिफिकेशन तो ये है, जॉइंट सेशन के में इस आईनी तरमीम नहीं हो सकती। आर्टिकल 239 क्लियर है, एक हाउस में से निकलेगा, पास होगा, फिर दूसरे हाउस में 2/3 मेजॉरिटी टोटल मेंबरशिप की चाहिए इनको। और दूसरी बात, जो ये बाकी जितनी ये अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, एक तो इनके पास नंबर्स नहीं है। अगर नंबर्स पूरे भी होते तो मैं आपको ये बरमला कहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है तो ये इसी चीज पे स्ट्राइक डाउन होगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे पार्लियामेंट की तरफ से हमला है। ये एक खास मकसद के लिए बदनीति पे क्लास स्पेसिफिक लेजिस्लेशन करने की कोशिश की जा रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज किया जाए। जो हम तो पीटीआई एज अ पीटीआई इसको पूरा रेजिस्ट करेंगे, और हमें ये पास होते हुए नजर नहीं आ रही कि जेयूआईएफ भी चली जाती है इनके साथ, उनके पास नंबर्स अभी भी नहीं है। नहीं, ये अगर मान लिया जाए कि ये कानूनी तरीके से, जिस तरह आपने कहा कि ये मुमकिन है, जो जजेस की तादाद बढ़ाने वाला है और वो जॉइंट सेशन के अंदर ये पास करवा सकते हैं, तो वो अगर वो हो जाता है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगी कि इनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी, इसी जुडिशल काउंसिल के अंदर किया जाएगा। अगेन उसके अंदर गवर्नमेंट और इस वक्त जो हैयत है उनके पास मेजॉरिटी आती है और उनकी मर्जी के जजेस वो आ जाएंगे। देखें आमिर साहब, दो इसमें से नतीजे निकलेंगे। एक तो कानून पास होगा, फिर उसके तहत जो प्रोसीजर है सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, अपॉइंटमेंट्स होंगी, जो मेजॉरिटी में होगा अपॉइंटमेंट्स तो हो जाएंगी। लेकिन साथ साथ जाहिर बात है हम भी बैठे हैं, हमने ये कानून चैलेंज करना है, और भी बहुत सारे लोग करेंगे जो आइन, कानून और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे बिलीव करते हैं, और ये कानून चैलेंज होगा। और ये मैं आपको बिल्कुल बड़े कन्विक्शन के साथ कहता हूं कि ये सेटिसाइड होना है कानून, अगर ऐसा कोई कानून बनता है, ऐसा कोई एडवेंचर होता है, क्योंकि ये बदनीति है। जो आपने खुद बात की, अगर करना है तो पूरे मुल्क के जुडिशल सिस्टम को आप फिर रिफॉर्म करें ना, नीचे वाली अदालतें में जजेस बढ़ाएं। एक सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि आपको मेजॉरिटी मिल गई है तो आप जजेस बढ़ाना चाह रहे हैं, पैकिंग करना चाह रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो ये स्ट्राइक डाउन होगा। और अगर स्ट्राइक डाउन हुआ, या तो अगर कोई जजेस इसकी बेसिस पे अपॉइंट हुए हुए तो वो भी सब घर जाएंगे, और अगर नहीं हुए हुए तो उससे पहले ही ये कानून खत्म हो जाएगा, तो इसकी कोई कानूनी या आईनी अवकियत नहीं रहेगी। अब सर इसके अंदर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि ये कब ये आप चैलेंज करेंगे, ये जो स्ट्राइक डाउन जो ये इसकी जो टेकअप किया जाएगा, ये मौजूदा चीफ जस्टिस की निगरानी में होगा कि ये बाद में होगा अक्टूबर, अभी अक्टूबर के अंदर, क्योंकि 1-2 महीने के अंदर ही ये उनका टाइम रह गया है, हफ्ते ही चंद रह गए हैं, कि अगर उनकी कोई आईनी तरमीम करके वो नहीं एक्सटेंशन की जाती तो वो फिर तो ये भी एक टाइमिंग भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। जी आमिर साहब, देखिए मैं आपको चीज बताऊं, सबसे पहले तो देखें, अगर फॉर इंस्टेंस ये कानून बनता है, कल को ये चैलेंज होता है, तो इस पे जब बेंच बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, सारी बात है, बड़ा बेंच बनेगा,
तो वो फिर बनेगा टॉप 3 जजेस जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनकी रजा से। तो उसमें मेजॉरिटी जो है वो आपको पता है किन जजेस की है। तो ये अगर कहना कि चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल इसको अपना वन मैन शो करेंगे, इस कानून को उस हिसाब से चलाएंगे जिस तरह उन्होंने बनाना है बेंच, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो ये तो फिर एज पर द कमेटी डिसाइड होगा बेंच, फिर उसमें फैसला भी आएगा बेंच जो बनेगा। तो इतना आसान नहीं है। ये हुकूमत के बेसिकली लास्ट डिच एफर्ट्स हैं कि एक तो सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह हम काबू कर ले, और साथ साथ एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि किसी तरह हम आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकें, या तो उनकी जगह हम किसी और जज को ले आए ऐसा कानून पास करके, आईनी तरमीम पास करके, या इन्हीं चीफ जस्टिस को हम किसी तरह एक्सटेंशन दें। क्योंकि इस हुकूमत का सर्वाइवल जो था वो मेरे ख्याल से करंट चीफ जस्टिस की मौजूदगी में जो है वो ज्यादा अच्छा था। तो अगर कोई आइन और कानून पे बिलीव करने वाला जज आ जाता है कल को चीफ जस्टिस, तो मेरे ख्याल से जिस तरह फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत बैठी है तो इनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। इनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ जाएगी अगर कल मुल्क पे कानून या आइन या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स अपने कानून आइन के मुताबिक फैसले देना शुरू कर दें। तो ये लास्ट डिच एफर्ट्स हैं, अपनी जान बचा रहे हैं इस तरह की बेवकूफियां करके। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक सो मच। अबूजर सलमान नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। आमिर साहब, लास्ट 5 मिनट्स मेरे पास है, लेकिन रोज़ हम ये जो बात करते हैं जी कैपेसिटी पेमेंट्स होती हैं, ये जारी की जाती हैं, अरबों में जारी की जाती हैं, इसका पैमाना क्या है? ज़रा ये जो रिपोर्ट आई ऑडिटर जनरल की वो हमारे साथ शेयर करें। ये जो है 5 मिनट के अंदर जो है ना ये कैपेसिटी पेमेंट का मामला इसका वो आता नहीं हो सकता, लेकिन तो हम इस पे करते रहेंगे तो वो हम सिर्फ उसकी आज की बता देंगे। मजीद 2 खबरें जो एक आ गई हुई है सिर्फ वो कह के ये कल जो शटर डाउन के ऊपर बहस कर लेते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर सिंपली ये है कि अभी ये मामला अभी नहीं चल रहे थे, तो आज की जो 2 खबरें हैं कि नेपरा ने रिकमेंडेशन दे दी है कि ₹1.90 जो है ना शायद बढ़ोतरी की मजीद पर यूनिट जो है ना, ये उन्होंने कहा जी सितंबर से लेके नवंबर तक के क्वार्टर के अंदर शायद ये बढ़ोतरी हो जाए। एक दूसरा जो है रोज जो है वैस लगारी साहब जो हैं उनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जिससे पता नहीं वो क्या उनकी समझ है कि अभी जो सोलर मैं लास्ट बात कर दूं क्विकली कि सोलर की जो बार बार कही जा रही है, ये सोलर अगर बड़ी अच्छी बात है, कुछ लोगों का तो तबके का भला हो जाएगा कि सोलर के ऊपर चले जाएंगे, मगर जब वो कम और पहले ही 20,000-22,000 रुपये ऊपर आपकी जो डिमांड है वो बढ़ गई है क्योंकि बिजली महंगी बढ़ी है, कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जब सोलर पे भी चले जाएंगे तो कैपेसिटी चार्जेस और बढ़ जाएंगे, वो तो देने ही पड़ेंगे, वो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। जो जब तक IPP से जान नहीं छुड़ाई जाएगी तो सोलर बड़ी अच्छी बात है मगर वो सोल्यूशन कोई नहीं है। अब मैं चाहूंगा कि क्विकली के 2-3 मिनट शायद गालबन रह गए हैं कि कल जो है शटर डाउन जो है ना होने जा रहा है और ताजरों ने हड़ताल की हुई है और उनकी सपोर्ट के लिए जमात इस्लामी भी आ गई है, और मैं सुन रहा था मौलाना फजल रहमान को, उन्होंने भी सपोर्ट का अनाउंस कर दिया हुआ है इस वक्त। इसके अंदर 2-3 इशू आ जाते हैं, ठीक है। एक तो इस वक्त क्योंकि सियासत बराए वो भी होती है तो अपोजिशन ने वो करनी है और वो IPPs के साथ साथ जमात इस्लामी अपने आप को जो है वो मुतहरक कर रही है, मगर बुनियादी बात ये है कि ये ताजरों का जो मसला है ये कई दहाइयों से सिलसिला चल रहा है कि ये अपने आप को टैक्स नहीं देने देते। अभी ये जो एक पैकेज बनाया गया था और ये हमें उम्मीद दिलाई गई थी कि जनाब 50 लाख जो है ना ताजर रजिस्टर करवा लेंगे, शायद वो 50,000 के करीब हुए हैं तो वो 1 लाख भी नहीं हो पाया। तो ये हर दफ़ा ये कुछ ना कुछ ले आते हैं और अगर इनका शेयर देखा जाए कि जनाब ये कितनी इनकी कमाई है, क्या इनके असासे हैं, तो मज़ा खेज़ है कि लाहौर पूरे के अंदर जो है एक पूरी इतनी बड़ी लिबर्टी मार्केट है या कराची की सबसे बड़ी जो मार्केट है या इस्लामाबाद की जो मार्केट है वहाँ पे बड़ी थोड़ा टैक्स है। तो इस वक्त ठीक है वो क्योंकि गवर्नमेंट मुश्किल में है, अपोजिशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, मगर ये इसके ऊपर जो है ये एक सिलसिला चलता जाता है। गवर्नमेंट के मुश्किल में होने का ताल्लुक इदारे से कहां से गया? इदारे ने तो अपना काम करना है ना। वो तो है, वो जमात इस्लामी IPPs के मसले पे तो ठीक है, मगर ये जो ताजरों का भी जो है स्टांस जो है ये जब ये टैक्स नहीं देते तो फिर वो मिडिल क्लास सैलरीड क्लास या बाकी लोग पिस जाते हैं। सो ये अपने हिस्से का हक नहीं थे। सिर्फ ये भी नहीं है कि ये हक बजाने में या ये कोई कई दहाइयों से जब भी कोई गवर्नमेंट आती है ये होने ही नहीं देते। दूसरा इसके अंदर एक और मसला ये है कि गवर्नमेंट जो है इतनी कमज़ोर है
और इस वक्त जितने भी मसले हैं पाकिस्तान के, जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेशंस हैं, वो बताया जा रहा है कि जनाब एनर्जी के अंदर भी जब तक आप प्राइवेटाइज नहीं करेंगे डिस्कोस को और इनको, ये मसले का हल नहीं होगा। और वो पूरी एक स्टील बिल की भी, PIA की भी एक कुछ तो बैकआउट कर रहे हैं, मगर ये कमज़ोर गवर्नमेंट का ये नुकसान होता है जो 45 के फॉर्म की कंट्रोवर्सी में मुब्तला हो कि वो एक्शन नहीं ले पाती, वो एक्शन नहीं ले पाती है। अभी यूटिलिटी स्टोर का इन्होंने अनाउंसमेंट की, 11,000 मुलाजमीन है आमिर साहब कि पहले इन्होंने अनाउंसमेंट की, अब उसके बाद मैं सुन रहा था राना तनवीर कह रहे हैं कि नहीं हम इन लोगों को निकाल नहीं रहे, मगर ये है कि इनको एडजस्ट करेंगे, इनको पैकेज देंगे, फलाना देंगे, तो अब अटका हुआ है। पर पॉइंट ये है कि ये यूटिलिटी स्टोर तो वाकई उसके अंदर बड़ी खराबियां थी, उसके अंदर बड़ी है, दुरुस्त होनी चाहिए, बिल्कुल का बड़ा मसला होता था, वो छोटा सा प्रोजेक्ट है। अगर इनसे यूटिलिटी स्टोर नहीं संभाला जा रहा और ये बैक फुट पे जा रहे हैं या जाएंगे, तो ये जो बड़े बड़े आपने PIA और स्टील मिल और इतने नहीं, इनकी प्राइवेटाइजेशन कैसे करेंगे? ऑलरेडी जो है इस साल के अंदर फॉर एग्जांपल एनर्जी का जो हम बार बार कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में कोई सोल्यूशन चाहिए, तो वो भी साल 1.5 साल में, अगर इफ ऑल थिंग्स गो वेल, मगर यहाँ थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल। अगर ये बैक फुट पे कमजोर गवर्नमेंट इसके ऊपर बैकआउट कर जाती है तो फिर पता नहीं क्या उसका वो करेगा। तो अगर आपकी इजाजत हो, कितनी टाइम है? मेरे पास सिर्फ एक लास्ट मिनट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस हवाले से जो स्टूडियो हमारे पास, अच्छा लास्ट 2 मिनट्स है हमारे पास। लास्ट 2 मिनट्स में अगर आपकी कंप्लीट होगी 2 फिर है, वरना फिर मैं 2 मिनट में ये करता हूँ कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, राना गुलाम कादर इनकी न्यूज़ अखबार के अंदर खबर है कि एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का चल रहा है कि 21वें से 22वें ग्रेड के ऊपर जो है अफसरान की तकरीबन 16 माह हो गए हैं बोर्ड की मीटिंग नहीं हो रही। नॉर्मली साल में 2 हर 6 महीने बाद ही होती है। तो बेताशा अफसरान है यहाँ पे जो कि 22वें ग्रेड की जॉब के ऊपर, जैसा कि एजुकेशन, जैसा कि FIA और बेताशा है वो एक्टिंग जॉब के ऊपर हैं। तो भाई उनकी 20वें 22वें ग्रेड में तरक्की कर दें अगर वो 22वें ग्रेड की नौकरी कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम ये है कि बेताशा 22वें ग्रेड के OST में बैठाए हुए हैं। अब यहाँ पे ये चल रहा है कि आपके हमारे और उनकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर मसला ख़त्म नहीं होता, तो जो मंजूर नज़र नहीं है वो 22वें ग्रेड के अंदर कोई नंबर्स एग्जैक्टली नहीं, मगर मेरा इजीली अज्यूम कर सकते हैं आधे दर्जन से ज़्यादा ही लोग होंगे जो कि OST लगे हुए हैं और वो घर बैठे हुए हैं, तो उनसे नौकरी नहीं ली जा रही, उनकी खिदमत। और दूसरी तरफ जो एक्टिंग चार्ज के ऊपर 1.5 साल से बोर्ड की मीटिंग नहीं कर रहे। भाई उनको बोर्ड की मीटिंग करें, पता नहीं क्या चीज़ इनके आड़े आ रही है। रखता है आमिर साहब जिसने उनसे पूछना है कि भाई अगर ये OST हैं, इनकी खिदमत नहीं ली जा रही, क्यों नहीं ली जा रही, या जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको मुस्तकिल क्यों नहीं कर रहे? कौन चेक करता है? उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, मगर जो है ये वजूहात नहीं समझ आती कि क्या वजह है कि आप क्यों एक्टिंग चार्जेस पे, क्योंकि गवर्नेंस का प्रॉब्लम होता है। एक्टिंग पे इसलिए भी रखते हैं कि जब एक्टिंग में कोई होता है ना, वो एक लीश के साथ लटका होता है, वो आपकी मर्जी के मुताबिक करता है, वो सेक्रेटरी तगड़ा नहीं होता, वो ये नहीं कह सकता गवर्नमेंट का कि सर ये आप गलत कर रहे हैं, ये मैंने फंसना है, ये ना करें। सो एक्टिंग चार्ज पे रखा जाता है, फिर जिससे कि गवर्नेंस के मसाइल होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच आमिर साहब। खत्म हो चुका है, मुझे इजाजत दीजिए। देखने वालों का शुक्रिया, खुदा हाफिज।